जरा ये बताइए कि पिछले 10 सालों में कितनी क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं का इस्लाम में कन्वर्जन हुआ है, तो सरकार ने सूचना देने से मना कर दिया। केरल के मुख्यमंत्री और केरल की सरकार इस बात से अधिकृत रूप से इनकार कर चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 32,000 लड़कियों को गायब और धर्मांतरित किए जाने का मुद्दा जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि हिंदू मुसलमान की जो खाई है उसको बढ़ाया जा सके और इसका फायदा राजनीतिक दल, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, इसका फायदा ले सके। कि भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक ऐसी फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है जो असल में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है आधिकारिक रूप से। भाई, जब आपने कह दिया कि राज्य सरकार तय करेगी, तो राज्य सरकार ने तय करके बता दिया कि ये सारी सूचनाएं गलत हैं। कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट जो फेडरेशन है, उसने ये कहा कि दिस फिल्म इज अ वीपन फॉर स्प्रेडिंग इस्लामोफोबिया। कश्मीर फाइल्स, इसको भी नेशनल अवार्ड मिला था और ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा फिल्म थी, ये भी इस्लामोफोबिया फैला रही थी। इस फिल्म को अवार्ड क्या मिला था? देखिए, इस फिल्म को मिला था बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जो असल में राष्ट्रीय विघटन कर रही है फिल्म, राष्ट्रीय विघटन को प्रोपगेट करना चाहती है, उस फिल्म को नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिला। भारत में जो फिल्में बन रही हैं वो निश्चित रूप से, मैं बार बार बोलता हूँ और हमेशा कहते आया हूँ कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बनाई जा रही हैं। 2014 के बाद से भारत में फिल्में जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए बनाई जा रही हैं। अब हालिया मामला आप उदयपुर फाइल्स का देखिए ना, भारत में अब ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं, दर्शक नहीं देख रहे हैं तो भी दर्शकों को उकसाया जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम से। तो देखिए, अब ये भांडा फूट चुका है और आरटीआई, मैं बार बार कहता हूँ, इस भंडा फोड़ करने में एक सहज माध्यम है। झूठ बोला जा रहा है मंत्रालयों द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, किस प्रकार से नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कुणाल जी की इस चीज के लिए बजट कहां से आया, इस चीज के लिए बजट एलोकेशन क्या था, कहां से फंड लाके खर्च किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या गरीबों की दाल रोटी छीन कर उनके बजट से बनाया जा रहा है? तो देखिए, ये बहुत सोचनीय बात है, विचारनी। सलाम, नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट भारत में सूचना। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल गोपाल शुक्ला जी। नमस्कार कुणाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुणाल जी, बात आरटीआई पर ही होगी। केरला स्टोरी फिल्म थी जिसको 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और इसमें इनको बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है इस फिल्म को। ये आपको पता ही होगा कि इसमें लगभग 32,000 लड़कियों के कन्वर्जन की बात दिखाई गई है, जिसको फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने भी डिनाई कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं माना। आपने जब आरटीआई डाली और आपने पूछा कि जरा ये बताइए कि पिछले 10 सालों में कितनी क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं का इस्लाम में कन्वर्जन हुआ है, तो सरकार ने सूचना देने से मना कर दिया। देखिए, आजकल जो फिल्में बनाई जाती हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए नहीं बनाई जाती हैं। आजकल फिल्में बनाई जाती हैं धार्मिक एवं जाति ध्रुवीकरण के लिए। अगर आप देखेंगे तो ऐसी फिल्मों का प्रचार प्रसार सरकार तो करती है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी इन फिल्मों को देखने बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने भी खास केरला स्टोरी को देखने बोला और उन्होंने इसका अपने सोशल मीडिया अकाउंट में प्रचार प्रसार भी किया। और इस प्रकार से इस फिल्म को बताया गया कि 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं इस्लाम में कन्वर्ट होती हैं और उनका धर्मांतरण कराकर जो है उनको आतंकवाद में ढकेल दिया जाता है। अब जो मैंने इसको लेके आरटीआई लगाया, देखिए, पग पग में, हर पल में आरटीआई है। अगर आप सजग रहे तो हर बात में आरटीआई है। अगर आप घर से निकल रहे हैं और सड़क नाली साफ क्यों नहीं हुई तो आरटीआई है। तो इस दुष्प्रचार को देखते हुए मैंने आरटीआई लगाया और केंद्र सरकार से के गृह मंत्रालय से जब जवाब चाहा तो उनका कहना था कि उनके पास इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि केरल के मुख्यमंत्री और केरल की सरकार इस बात से अधिकृत रूप से इनकार कर चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 32,000 लड़कियों को गायब और धर्मांतरित किए जाने का मुद्दा जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, परंतु केंद्र सरकार और भाजपा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस फिल्म को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं। हालिया मामला आप देख लीजिए, उदयपुर फाइल्स को लेके है, या बंगाल के ऊपर भी एक फिल्म बनाई जा रही है। तो ऐसी फिल्मों का प्रचार प्रसार आजकल किया जाता है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण हो, जिससे
हिंदू मुसलमान में जो है भेद जो है डाला जा सके, हिंदू मुसलमान की जो खाई है उसको बढ़ाया जा सके, और इसका फायदा राजनीतिक दल, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, इसका फायदा ले सके। इसका फायदा ले सके। मैंने आपकी आरटीआई देखी और उसमें मैंने सरकार का जवाब देखा। उन्होंने बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के हिसाब से ये जो पब्लिक ऑर्डर है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, और इसलिए ये जानकारी हमारे पास नहीं है और आप रेलेवेंट स्टेट से इस बात की जानकारी ले सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि उस रेलेवेंट स्टेट के स्वयं मुखिया, मुख्यमंत्री विजयन साहब ने ये साफ साफ कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। तो इसका इन्फ्रेंस क्या निकाला जाए? इसका इन्फ्रेंस ये निकाला जाए कि भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक ऐसी फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है जो असल में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है आधिकारिक रूप से। भाई जब आपने कह दिया कि राज्य सरकार तय करेगी, तो राज्य सरकार ने तय करके बता दिया कि ये सारी सूचनाएं गलत हैं, और आप इस गलत सूचना पर आधारित फिल्म को, जो असल में इस्लामोफोबिया फैला रही है, आपको शायद पता हो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट जो फेडरेशन है, उसने ये कहा कि दिस फिल्म इज अ वीपन फॉर स्प्रेडिंग इस्लामोफोबिया। आप जरा सोचिए, एलीट स्कूल है ये, और वो ये कह रहा है कि इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। और कुणाल जी, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये 2023 की बात पर आई है, जब 2022 की जो फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, इसको भी नेशनल अवार्ड मिला था, और ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा फिल्म थी, ये भी इस्लामोफोबिया फैला रही थी। मतलब कहने का मतलब ये है। और इस फिल्म को अवार्ड क्या मिला था? देखिए, इस फिल्म को मिला था बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जो असल में राष्ट्रीय विघटन कर रही है फिल्म, राष्ट्रीय विघटन को प्रोपोगेट करना चाहती, उस फिल्म को नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड मिला। कितनी अजीब बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि किस प्रकार से आजकल फिल्मों का इस्तेमाल जो है धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है, किस प्रकार से फिल्मों का इस्तेमाल जो है आजकल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। जो प्रोपेगेंडा फिल्म है, जो फर्जी बातों पर आधारित आधारित फिल्म है, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे दुखद, इससे शर्मनाक और इससे निंदनीय बात और क्या होगी। मैंने एक जगह पढ़ा कि ये जो केरला स्टोरी फिल्म है, इसमें जब ये डिसाइड हो रहा था कि इस फिल्म को कौन सा अवार्ड दिया जाए, तो इसमें एक ज्यूरी मेंबर थे प्रदीप नायर, उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कि इस किस्म की फिल्म को आप बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड नहीं दे सकते हैं। तो ज्यूरी लेड बाय आशुतोष गोवारिकर, वही आशुतोष गोवारिकर जो 2008 में जोधा अकबर बनाते हैं, जो कि हिस्टोरिकली पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्म है। प्रोपेगेंडा फिल्म, जोधा नाम का कोई करेक्टर ही नहीं है। वो आदमी कहता है नहीं, आगे बढ़कर कि इस फिल्म का सोशल रेलेवेंस ये है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को फैलाती है, और दूसरी बात ये है कि ये नई चीजों को उजागर करती है, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो भारत में फिल्में बनाई जाती हैं वो रिसर्च सर्च करके नहीं बनाई जाती। भारत में फिल्में जो हैं वो खाली जनश्रुतियों और कहीं सुनी गई बातों के आधार पर ही बनाई जाती हैं, जबकि हॉलीवुड जो है वो कहीं आगे निकल गया है। वो ऐतिहासिक रूप से सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिल्में बनाते हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो फिल्में बन रही हैं वो निश्चित रूप से, मैं बार बार बोलता हूँ और हमेशा कहते आया हूं कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बनाई जा रही है। 2014 के बाद से भारत में फिल्में जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए बनाई जा रही हैं। अब हालिया मामला आप उदयपुर फाइल्स का देखिए ना, मतलब वो हम्म। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक है उन्होंने दर्शकों को कोसा भी, हिंदू होने का उलाहना भी दिया कि आप ये फिल्म देखने आइए। मतलब इससे बड़ी शर्मनाक, इससे बड़ी दुखद बात और क्या होगी कि भारत में अब ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं, दर्शक नहीं देख रहे हैं तो भी दर्शकों को उकसाया जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम से। तो देखिए, अब ये भांडा फूट चुका है और आरटीआई, मैं बार बार कहता हूं, इस भंडा फोड़ करने में एक सहज माध्यम है। और आप उलाहना तो फिर भी बहुत मतलब सहज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो निर्माता लिटरली बदतमीजी कर रहा था और लगभग गाली गलौज के स्तर पर खड़ा हुआ था। ये उसने पहली बार नहीं किया, पिछले 10-15 सालों में दसियों बार ऐसा कर चुका है, जिससे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई बढ़ती रहे। ये कोई पहली बार तो किया नहीं है उसने। पहली बार नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात। जी जी। एक आरटीआई और है आपकी। आपने रेलवे स्टेशन पर बने सेल्फी पॉइंट को लेकर के एक आरटीआई डाली थी, और जो सेल्फी पॉइंट था वो असल में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित था। कम से कम पोस्टर में तो यही लिखा हुआ था। पर जब आपने आरटीआई डाली और ये पूछा कि इस पोस्टर को लगाने में, सेल्फी पॉइंट को लगाने में असल में कितना खर्च आया,
तो आपको आरटीआई में जवाब ये मिला कि ये सूचना हमारे पास नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करवाया ही नहीं, किसी थर्ड पार्टी ने करवा दिया है। देखिए, ये तो आरटीआई है। अगर सरकारें सदन से लेकर सड़क तक में बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल सकें, तो फिर आरटीआई में झूठ बोलना कितना आसान, कितना सरल, कितना सहज होगा, आप सोच सकते हैं। ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा ये जो है सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है। आप मेरे द्वारा खींची हुई तस्वीर दर्शकों को दिखा सके तो ये अच्छा होगा। बिल्कुल। उनके द्वारा सेल्फी पॉइंट रेलवे स्टेशन में लगाया जाता है। मैंने उस सेल्फी पॉइंट को पॉइंट आउट करके ये आरटीआई लगाई, परंतु इनका जवाब आता है कि ये सूचना इनके यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो मतलब देखिए कितनी आसानी से झूठ बोल दिया जाता है। और उस सेल्फी पॉइंट में आप देखेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा, उनके मानने वाले बहुत हैं, उनको मानते हम लोग भी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से क्रांति की अलख जगाई उस जमाने में, अंग्रेजों के बिल्कुल। दांत खट्टे किया, तो हम सभी के लिए वो आदरणीय है। भगवान हम्म। बिरसा मुंडा की फोटो तो कहीं छोटी है, परंतु जिस सेल्फी पॉइंट में जिनकी फोटो नहीं होना था, उनकी फोटो कहीं बड़ी है। तो देखिए ये फिर से मैं कहूंगा ये हास्यास्पद है। और किस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है मंत्रालयों द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, किस प्रकार से नागरिकों को गुमराह किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कुणाल जी की, इस हम्म। चीज के लिए बजट कहाँ से आया, इस चीज के लिए बजट एलोकेशन क्या था, कहां से फंड लाके खर्च किया गया, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर उन्होंने नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं से किसी ने बनाया है। कौन से बजट से बनाया जा रहा है? क्या गरीबों की दाल रोटी छीन कर उनके बजट से बनाया जा रहा है? तो देखिए ये बहुत बिल्कुल। सोचनी बात है, विचारनी बात है ये। बिल्कुल, आपने सही आरटीआई डाली कि गरीबों की दाल रोटी छीन करके अगर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है तो ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है, और इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। लोगों को लग रहा होगा कि ये फिजूल में सेल्फी पॉइंट को लेकर के आरटीआई डाल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है, हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए, और ये वन ऑफ द एम ऑफ द आरटीआई है। एक बात और है, आप देखिए कुणाल जी, कि ये बात सिर्फ भाजपा की सरकारों तक सीमित नहीं है। आप देखेंगे तो अक्रॉस द गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, ये चीज चल रही है। मैंने एक आरटीआई देखी, ये संभवतः आपके आरटीआई नहीं है, इसमें क्या था कि केरला सरकार से ये पूछा कि आप ये बताइए कि कस्टोडियल डेथ कितनी हुई है आपके यहाँ एक साल में। तो केरला गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो एग्जेम्प्ट है आरटीआई एक्ट से, अंडर आर्टिकल 24(4), और इसलिए हम ये जानकारी नहीं देंगे कि कस्टोडियल डेथ कितनी हुई है। ये आपको अजीब नहीं लगती बात? देखिए कई बार क्या होता है कुणाल जी की, मैं हर बार कहता हूं कि आरटीआई गलत लगती हैं, और गलत लगने के कारण उनका जवाब नहीं मिलता है। आरटीआई में हर बार बोलता हूं कि प्रश्नात्मक नहीं होना चाहिए। आरटीआई क्यों, कहाँ, कितना, कैसे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आरटीआई में नहीं किया जाता। तो हम्म। जो है, तो कई बार इसलिए जानकारी नहीं मिलती। परंतु अगर आरटीआई सही तरीके से लगाई जाए, देखिए झूठ बोलना अलग बात है। भाई सेल्फी पॉइंट आपने बनाया, आपके मंत्रालय का नाम लिखा है, और आप इससे मुकर जाएं, ये दिगर बात है कि भाई आप सीधे सीधे से उनका फंड पूछ सकते हैं, उनका निविदा टेंडर पूछ सकते हैं, उससे संबंधित दस्तावेजों की कॉपी मांग सकते हैं। परंतु आप आरटीआई में यह नहीं पूछ सकते कि ये कितनी मौतें हुई, है ना। जो आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्ष 2024-25 में हुई मौतों की जानकारी और आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। आप ऐसा पूछ सकते हैं। परंतु आप पूछेंगे कि वर्ष 2024 में कितनी मौतें हुई, मौतें क्यों हुई, मौतें कैसे हुई, तो ये आरटीआई का विषय नहीं होता। आरटीआई प्रश्नात्मक हो जाता है। आरटीआई का जो आवेदन है, एक आवेदन में आप 150 शब्दों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आरटीआई में एक ही विषय पूछ सकते हैं। पर अगर आपने मौतों के बारे में पूछा है, अगर मान लीजिए, तो फिर आप उस आरटीआई में निर्माण किए गए बांध के बारे में नहीं पूछ सकते, आप उस आरटीआई में निर्माण की गई सड़क के बारे में नहीं पूछ सकते। एक आरटीआई, एक सब्जेक्ट प्रश्नात्मक नहीं होना चाहिए, और 150 की शब्द सीमा होना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कई बार आवेदन गलत लगते हैं, इसलिए भी जानकारी नहीं आती है लोगों में, मैंने इसको लेके अच्छा अच्छा, सजगता नहीं है। मैंने सवाल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सरकार का जवाब है उससे पता चल रहा है कि नहीं, सवाल आप ठीक पूछा गया था। मैंने तो पढ़ा, उसमें एक शब्द शायद गलत हो गया। अगर देखिए आरटीआई हर बार एक जगह नहीं लगाई जाती, उनको आरटीआई दोनों जगह लगा के पूछना था। उनको एक और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का जो ब्यूरो है, वो उसके डेटा ऑनलाइन भी उपलब्ध है, उसको हम लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
तो कई जो दस्तावेज हैं, कई डेटा है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, परंतु कई दस्तावेज सरकार देना नहीं चाहती। अब जैसे कि अहमदाबाद में हम लोग प्लेन हादसे की बात करें, उसके दस्तावेज, उसकी जांच रिपोर्ट, उसका जो फिटनेस है वो सरकार को उपलब्ध कराना था, परंतु सरकार ने नहीं दिया। ये साफ साफ इसको मैं मक्कारी और बदमाशी शब्द के साथ कहूंगा कि ये उनकी मक्कारी है, उनकी बदमाशी है, ये देना नहीं चाहते। अब वो उसमें बात ये भी है कितनों को मुआवजा मिला, सरकार ने अभी तक ये भी नहीं बताया। ग्राउंड पे जो है 30 छात्र और कुछ नागरिक मारे गए, मेडिकल छात्र थे जो हमारे नागरिक थे, हमारे आपके ही बच्चे थे, वो मारे गए, उनको मुआवजा मिला नहीं मिला इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो देखिए आरटीआई कई बातों में जवाब मिलते हैं, परंतु आरटीआई कई बार गलत लगती है इसलिए जवाब नहीं मिलता, और इसलिए कई जवाब नहीं मामलों में मिलता, निश्चित रूप से बदमाशी और मक्कारी होती है इसलिए जवाब नहीं मिलते हैं। इसलिए जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं, जी चूंकि आपको आरटीआई का बहुत अनुभव है, इसलिए मैं एक बार इनका रिप्लाई पढ़ के सुनाता हूं, आप मुझे बताइएगा जी कि सवाल नहीं, गलत मैंने रहा मैंने होगा क्या। मैंने पढ़ा, आपने, मैं समझ गया। उन्होंने हाँ, धारा 24 का हवाला देके जानकारी देने से इनकार किया, तो इसमें उनको अपील भी करना था और इसको एक आरटीआई केंद्र सरकार को भी उनको लगाना था। अच्छा, उसमें उन्होंने लिखा, सिंस द इंफॉर्मेशन सॉट डजंट फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन एंड करप्शन, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन सॉट इन कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। हम्म। या वो ये राज्य बोल, मानवाधिकार अलग होता है, केंद्र सरकार का हाँ, मानवाधिकार आयोग अलग होता है। बिल्कुल। अब अगर राज्य सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं थी तो उनको आरटीआई की धारा 6(3) के तहत वह आवेदन अंतरित करके आवेदक को यह सुनिश्चित करना था कि जानकारी आवेदक को उपलब्ध हो। तो मुझे लगता है इसमें उनको आवेदक को अपील लगाना था, जानकारी मिलती। अच्छा। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारें, किसी भी पार्टी की सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, आरटीआई में अब जवाब देने से बचती हैं। देखिए मैंने पीएमओ का भी हाल आपको बताया था, पीएमओ भी बिल्कुल। तमाम आरटीआई के जवाब अब नहीं देता। पीएमओ हम्म 2014 के पहले जवाब दिया करता था, पीएमओ हम्म से रिप्लाई आया करते थे, पीएमओ प्रश्नों से भागता नहीं था। परंतु हम्म। 2014 के बाद से ये सिस्टम भी अब ध्वस्त हो चुका है। अब तो पीएम ही भाग रहे हैं सवालों से, तो पीएमओ का हम्म, क्या ही करेंगे, जब ध्वस्त पीएमओ हो की चुका है अभी नीतियां हैं। सिस्टम। जी निश्चित बिल्कुल। रूप से। ठीक है, कुणाल जी, अब इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।